आज हम जून 2019 के इकोनॉमिक्स नेट में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2018 तक यानी कि 2004 से लेकर 2018 तक मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा हो। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेगा, ताकि उसको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस 2019 का। ये पार्ट 1 में मैंने 3 पार्ट में बाँटा है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसको 3 पार्ट में कराऊँगी। तो हमारा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसको मैच करने के लिए बोला है कि आपको इसको मैच करना है। फर्स्ट क्या है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में कोशिश की है लाने की। तो फर्स्ट है वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज़। तो वो कितना ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कंज्यूमर परचेज़ कर सकता है। तो परचेज़ कब करता है, तो इन चारों में से किसी एक में हमें मिलाना है। तो क्या इंडिफरेंस मैप से हम परचेजिंग की बात करते हैं? नहीं। इंडिफरेंस कर्व से भी नहीं करते, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से भी नहीं करते हैं। बजट लाइन यानी कि हमारे पास कितनी बजट है, इससे हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड हो गया। अब इसको करने का तरीका देखिए, आपको पहले का पता चल गया, तीसरा है, तो आपको सब मिलाने से अच्छा है पहले आप इसके ऑप्शन में देखिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट है तो गलत हो गया, फर्स्ट का थर्ड है ये भी गलत, फर्स्ट का सेकंड है ये भी गलत। तो आपने अगर एक सॉल्व किया, फर्स्ट का थर्ड इसमें है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का थर्ड करेक्ट है। अब आप इसके अकॉर्डिंग भी, अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं है, तो आप आगे के भी ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? बहुत सारे अगर इंडिफरेंस कर्व हो, तो हम उनको ऐसे-ऐसे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो सेट उसके, तो हम उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो ये हमारा सी का फर्स्ट से हमारा हो गया। तो आप सारे को देखने से अच्छा आप सी का देखो, फर्स्ट यहाँ पे है, थर्ड भी है, फर्स्ट भी है, और पहला ये सारे ऑप्शंस भी गलत हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने चौथा करेक्ट कर लिया। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग को ईज़िली कर सकते हैं। तो मैं तरीके भी आपको बीच-बीच में बताती रहूँगी। अब इसमें देखिए, अगर सपोज़ ऐसा ऑप्शन आया जाए जिसमें ए का थर्ड 2 में है, तो आप किसी दूसरे ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं, जैसे मैंने सी में बताया। वैसे आप कई सारे कर सकते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ इक्स इक्वल सैटिस्फैक्शन, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे सैटिस्फैक्शन की बात होगी। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जहाँ पे हमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं, सॉरी, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, मैंने गलत यहाँ पे कर दिया। और कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल गुड्स एंड हैविंग अ सेम सैटिस्फैक्शन, वो इंडिफरेंस कर्व होता है। तो जहाँ पे ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब बजट लाइन और हमारा ये इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे पे टच करेगा, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, तो इसका फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। इसका हिंदी वर्जन थोड़ा मिस हो गया है, तो इंग्लिश में ही देख लीजिए। के एल यानी कि हमारा के एल अल्फा एंड यहाँ पे सी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे के, यहाँ पे आप ए ले लीजिए, ये एल एंड के और अल्फा माइनस वन। तो इस तरीके से हम हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है कॉब डगलस का। कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन इनिशियली जो कॉब डगलस है, इन्होंने इसको प्रूफ नहीं किया था। ये जो प्रपोजल है इसका, ये नट विक्सेल ने दिया था 1851 में, इन्होंने दिया था। लेकिन बाद में इसको एविडेंटली जो प्रूफ किया था वो चार्ल्स कॉब एंड पाउल डगलस थे, वो जिन्होंने 1928 में इसको एविडेंटली प्रूफ किया था। तो इसीलिए इसको कॉब डगलस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हम कहते हैं। और ये हमेशा, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन हमेशा वन के इक्वल होता है, यानी कि इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर का मतलब यही हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये भी वन के इक्वल होता है, यानी कांस्टेंट या वन के इक्वल। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, और ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे बेस्ड नहीं होता है, ये कांस्टेंट रिटर्न पे बेस्ड होता है। इसीलिए हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जहां भी मिलेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि सेकंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ स्ट्रैटेजी इज कंसिस्टेंट विद रिस्क अवर्टिंग बिहेवियर। तो ये हमारी गेम थ्योरी से रिलेटेड है। अब 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क अवर्टिंग और रिस्क लवर। अब इन तीनों में कैसी स्ट्रैटेजी कोई करता है, तो यानी कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, यानी कि कोई भी आप रिस्क या इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका रिस्क है, वो 2 चीज़ों से हम मेजर करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं उसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा रिस्क अवर्टिंग होगा, मतलब कम रिस्क वाला होगा। तो जब आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कम आ जाए, यानी कि स्मॉलर आए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये रिस्क अवर्टिंग है। मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो रिस्क अवर्टिंग है, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है वो रिस्क उतना नहीं लेना चाहता है, तो वो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करके देखेगा अपने इन्वेस्टमेंट का, और अगर वो स्मॉलर आया, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट उसका ठीक है, तो यानी कि जो उसकी स्ट्रैटेजी होगी, सेम एक्सपोनेंट प्रॉफिट होगी, एंड सेलेक्ट द वन विथ स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, अगर यहाँ पे वेरिएंस भी होता ना तो भी सही होता। तो स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाद में अगर देखेंगे, इफ स्ट्रैटेजी हैव सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम नहीं स्मॉलर होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा स्मॉलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि जो हम प्रॉफिट है वो हमारा सेम ही रहेगा अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, तो ही हम इसको निकाल सकेंगे। हम इसके अलग अलग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर पाएंगे, यानी कि
अगर मान लीजिए ये ज़्यादा आ गया, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमने ज़्यादा रिस्क ले लिया, तो ये हमारे इसके वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम। तो दो तरह के गेम्स होते हैं, कोऑपरेटिव गेम्स एंड नॉन कोऑपरेटिव ऑपरेटिव गेम्स। यहाँ पे हमें नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के बारे में पूछा है। तो दो तरह के गेम्स में कोऑपरेटिव गेम्स कैसे गेम्स होते हैं, वो ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें जो भी प्लेयर है वो निगोशिएट कर सकता है अपने अपोनेंट से, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्ड कर सकता है, एक प्लान या जॉइंट स्ट्रैटेजी कर सकता है। लेकिन नॉन कोऑपरेटिव गेम में ऐसा नहीं होता है, जॉइंट कॉर्पोरेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अंतर है कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम का। अब इसमें क्या है, इसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, non essential to understand one's opponent point of view, essential to understand one's opponent point of view and to deduce his likely responses accordingly। तो क्या है हमारा कि हम नॉन कॉर्पोरेटिव गेम में हम क्या करते हैं, ये ज़रूरी है कि हम एक के व्यू पॉइंट को हम अपोनेंट के व्यू पॉइंट को समझ लें, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग काम ना करें, उसी को हम नॉन कोऑपरेटिव बोलते हैं। यानी कि हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाइंड नहीं किया है कि जो तुम करोगे वही मैं करूंगा, लेकिन हाँ हम समझेंगे जरूर कि वो क्या करना चाहता है, उसी को बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसको ये पढ़ के समझ सकते हैं, वर्डिंग्स की डिफरेंस होती है, तो वर्डिंग्स आपको यहाँ पे दी गई है। हमें 55 से लेकर 57 तक के क्वेश्चंस हमें इस तरीके से इस डायग्राम पे ही बेस्ड है। तो पहले तो हमें डायग्राम को समझना जरूरी है, तभी हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्शन, उसको हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद हमें इस डायग्राम को समझना है। दिया है मोनोपोली चार्जेस अ प्राइस एबव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहाँ पे है, यानी कि ये डिमांड कर्व है, ये एमआर कर्व है। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हम वैसे वैसे फिगर को देखते जाएंगे, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम कुछ मिस भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे हम वैसे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मोनोपोली जो है, वो जो मोनोपोली है वो चार्ज करता है प्राइस को एबव द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा यहाँ पे है, यानी कि इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे कट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। लेकिन जो मोनोपोली है वो इस इक्विलिब्रियम जहाँ जो जी है इससे भी ज्यादा प्राइस को चार्ज कर रहा है, यानी कि ई पॉइंट पे चार्ज कर रहा है। नॉट ऑल कंज्यूमर हु वैल्यू द गुड एट मोर देन इट्स कॉस्ट, यानी कि सारे कंज्यूमर ऐसे नहीं है जो इसकी मतलब इसके कॉस्ट से भी ज्यादा उस वैल्यू को वो प्रीफर कर सकें। Thus the quantity produced and sold by a monopoly is below the socially efficient level, यानी कि जो क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस किया है x2 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो सोल्ड क्या कर रहा है x1। तो डेड कुछ तो डेड वेट लॉस होगा, यानी कि जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे कम वो सोल्ड कर रहा है। तो कुछ ऐसे पोर्शन है जो उसका वेस्ट जा रहा है, उसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं। जो डेड वेट लॉस एक ट्रायंगुलर एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस फिगर में आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा ट्रायंगुलर एरिया है जो रिप्रेजेंट करता है डेड वेट लॉस को। तो आप खुद समझ जाएंगे इसको देख के। अब इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बना है, क्योंकि जब इतना आउटपुट उसने बनाया है बट वो बेच इतना ही रहा है, तो कुछ पोर्शन तो उसका वेस्ट जा रहा है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो डिमांड कर्व है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, उसके बीच के ही एरिया को हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। लेकिन वो कौन सा ट्रायंगुलर एरिया है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे भी दिया है कि डेड वेट लॉस वही ट्रायंगुलर एरिया में होगा। तो अगर ये देखें आप, तो ये इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि हमारी प्राइस यहाँ पे है। तो जहाँ पे प्राइस होती है और जहाँ से प्राइस हमारी लोअर प्राइस है, जहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन वाली प्राइस, और जहाँ से हम पीछे आए, मतलब इस मार्जिनल कॉस्ट और जो डिमांड कर्व वाला पोर्शन है इससे हम पीछे आए हैं। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है यही हमारे रिप्रेजेंट करेगा डेड वेट लॉस्ट को। और अगर हम पूरा देखें तो ये वाला पोर्शन हम बोल सकते हैं कि डेड वेट लॉस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि हमारा क्या ये फिगर था, और हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है कि व्हाट प्राइस विल बी चार्ज अंडर मोनोपोली। तो पहले पिक्चर देख लेते हैं, अब क्या चार्ज किया गया है, कौन सा चार्ज किया गया है प्राइस मोनोपोली के द्वारा। तो वो इफिशियंटली वो इतना तो बना रहा था इक्विलिब्रियम लेवल पे, लेकिन उसने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो क्वांटिटी को कम ही बेच रहा है, इतना ही बेच रहा है, और लेकिन उसने प्राइस ज्यादा रख दी है। तो ये ओ से लेके ई तक, यानी कि ओ ई जो प्राइस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोनोपोली के प्राइस को। तो ओ ई प्राइस, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओ ई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये हिंदी में दिया हुआ है उसी फिगर को, तो जो हिंदी के स्टूडेंट है वो एक बार इसको भी पढ़ लेंगे। सेम ही है जो मैंने उसमें बताया है, बस अंतर है कि ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज सोशली इफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, सोशली इफिशिएंट लेवल क्या है, ये x2 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्शन इफिशिएंट प्रोडक्शन है, बट वो इतने तक का ही बेच रहा है क्योंकि उसने प्राइस हाई कर दिया है, मोनोपोली। तो सोशली इफिशिएंट हम किसको बोलेंगे, ओ से लेके x2 जो बनाया जा रहा है, उत्पाद किया जा रहा है, प्रोडक्शन की जा रही है, उसको हम बोलेंगे सोशली इफिशिएंट, यानी कि जो ओ x2 है वो हमारा सोशली इफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। थर्ड देखते हैं कि डेड वेट लॉस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कैसे डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट करने का जो मैंने अभी आपको जो ट्रायंगल बताया, वही ट्रायंगल है जो डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेड वेट लॉस को ऑलरेडी हमारे इसमें बोला था कि त्रिकोण क्षेत्र, तो त्रिकोण क्षेत्र कौन सा है, ए बी और सी, जो हमारे डेड वेट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा डेड वेट लॉस हो गया। तो कहाँ है, बी ए सी या ए बी सी, ये दोनों सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्म आर कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज। तो अगर कोई फर्म है
कॉम्पिटिटिव भी है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग भी है, दोनों चीजें हैं। तो कौन सा जो लेबर डिमांड जो डिमांड कर फॉर लेबर है वो किसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो इस कंडीशन में जब हमारा फर्म कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हो तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उससे डिफाइन वही हमारा डिमांड फॉर लेबर का कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्जिनल वेज है, ये मार्जिनल वेज की लाइन है, और ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी जब हमारा डिमांड फॉर लेबर कर्व, ये डिमांड फॉर लेबर कर्व है, डिमांड फॉर लेबर कर्व, जहां पे ये दोनों ऐसे कैंसिल आउट होते हैं, वहां पे जो इक्विलिब्रियम होता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। यहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है इसी डिमांड कर्व पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जहां पे इसी ये डिमांड कर्व को हम लेबर के वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ये डिमांड कर्व कहलाएगा इसका। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वर्क टाइम, ये इससे मैटर नहीं करता है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो ये हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑफसेटिंग इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो यहाँ पे ऐसा इनकम और सब्सटीट्यूशन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे जब लेबर की बात हो रही है तो हम कैपिटल का क्यों देखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्यों देखेंगे, तो हम लेबर का देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइन। तो जनरल इक्विलिब्रियम, दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, एक तो पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में सिर्फ दो तरह के दो तरह की प्राइस और क्वांटिटीज हैं किसी भी मार्केट, दो तरह के मार्केट में हम उसी को लेते हैं और बाकी को हम कांस्टेंट मानते हैं। जबकि जनरल प्राइस में हम सभी तरह के मार्केट को साइमल्टेनियसली एक साथ रखते हैं और सबका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने दिया था। तो इसमें ये क्या डिटरमाइन करता है, तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली, तो ये तो सही है, साइमल्टेनियसली करता ही है। फिर प्राइस एंड क्वांटिटी ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली एंड एक्सप्लिसिटली टेक्स फीडबैक इफेक्ट इनटू अकाउंट। तो यस, ये सारे मार्केट को साइमल्टेनियसली करता तो है, ये फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये अधूरा है। यहाँ पे इसने पूरी तरह से किया है कि एक्सप्लिसिटली, यानी कि वो साथ ही साथ वो फीडबैक भी लेता है, यानी कि वो कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, उसका वो फीडबैक भी लेता रहता है। उसको भी ध्यान में रख के जनरल इक्विलिब्रियम में सारे मार्केट ध्यान में रख के ऐसे भी काम करते रहते हैं। तो सिर्फ फीडबैक इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस इन ऑल मार्केट नहीं होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी इन ऑल द मार्केट साथ में वो भी, और फीडबैक भी लेते रहे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पैरेटो मार्जिनल कंडीशन फॉर इफिशियंसी इन कंपोजिशन ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्ट मिक्स। तो तीन तरह के पैरेटो की कंडीशन है। एक तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये कंडीशन है जिसमें इसकी कंडीशन अलग है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, फॉर गुड ए एंड गुड बी। उसके बाद आता है हमारा, जब हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्शन। ये प्रोडक्ट मिक्स में है, मिक्स की कंडीशन है। तो वो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स की कंडीशन में हमारा ये होता है कि जो मार्जिनल कंडीशन फॉर पैरेटो ऑप्टिमेलिटी है कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, उसमें दो तरह से ये इक्वल होता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर गुड एक्स एंड वाई फॉर ए एंड गुड एक्स एंड वाई फॉर बी। यानी कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ए प्लस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई फॉर बी। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये पैरेटो की ऑप्टिमल कंडीशन सॉरी, ये पैरेटो की ऑप्टिमल कंडीशन, तीन कंडीशन का ये दूसरा कंडीशन है। तो ये हमारे कौन से में करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ये हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये देखिए बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, एक्स है फिर यहाँ वाई है फिर यहाँ जेड है, नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन अगर ए बी भी यहाँ पे लिखा होगा तो भी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी अलग अलग दोनों के, फॉर दोनों गुड्स के लिए एक्स एंड वाई। नेक्स्ट है हमारा द इनकंसिस्टेंसी ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज सीटोवस्की पैराडॉक्स। तो सीटोवस्की पैराडॉक्स को और क्या नाम दिया गया है, तो सीटोवस्की ने हिक्स कैल्डर एंड हिक्स क्राइटेरिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सीटोवस्की पैराडॉक्स को दिया था। तो इसलिए इसमें ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि वाई डू इंडिविजुअल एक्ट इन रिस्कियर वे आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड। तो अगर किसी के पास इंश्योरेंस होगा, जैसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा आदमी ऐसा करते हैं, जब वो उनके पास इंश्योरेंस होता है तो वो
कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं कि अरे चलो मेरे पास तो इंश्योरेंस है ही। जैसे कि हाँ, किसी के पास कार है और वो कार का इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखा है, तो वो कार को बहुत बिना डर के वो चलाएगा और बिना उसके चलाएगा कि इसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो तो चलो इंश्योरेंस है हमारा, तो उसमें हम मेरी कार को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यानी कि सपोज़ करिए कि किसी के पास कार है और उस कार का इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद वो कार सीख रहा है। तो कार सीखते टाइम, नई कार है, कार सीखते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि कार में बहुत सारे, कहीं आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, नया-नया कार सीख रहे हैं, या कहीं लग सकती है, या कोई स्क्रैचेज़ आ सकते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में आदमी क्या सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी कार डैमेज भी हो जाता है, तो हम मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं अपनी कार को ठीक करवा सकता हूँ या सकती हूँ। तो वो कैसा किस तरह का बिहेवियर है हमारा। तो तब बिहेवियर तब ये बिहेवियर हम शो करते हैं जब हमें मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम है, यानी कि ये हमारा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो हम एडवर्स सिलेक्शन, तो ये एडवर्स सिलेक्शन हमारी ये मार्केट से रिलेटेड है कि हम किस तरह का सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है। तो एडवर्स सिलेक्शन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के दो तरीके, एडवर्स सिलेक्शन एंड ये मॉरल हैजार्ड। तो एडवर्स सिलेक्शन हमारे मार्केट में कोई चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं उस सिचुएशन में क्रिएट होता है, और ये मॉरल हैज़ार्ड जब हम इंश्योर्ड हों और तब हम कोई ऐसी चीज़ें रिस्क वाली चीज़ें करते हैं, उसको हम मॉरल हैज़ार्ड कहते हैं कि जो हमारी जो नैतिकता है हम उससे होते जा रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। इसका एक और एग्जांपल ये हम ले सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जो जो बहुत उसको उसको कैंसर है, लेकिन उसको कैंसर होने के बाद वो उसने इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस कंपनी को उसने बहुत गलत-गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो वो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी के पास जब ये सिचुएशन आपको आएगी, तब वो आप एडवर्स सिलेक्शन पे करेंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप इंश्योर्ड हैं और तब आप रिस्की बिहेवियर, आप जानबूझ के रिस्क उठा रहे हैं कि अरे चलो मेरे पास तो इंश्योरेंस है, तो तब हम उसको मॉरल हैज़ार्ड कहते हैं। बहुत थोड़ा अंतर होता है इन दोनों को समझने के लिए। तो मॉरल हैज़ार्ड यहाँ पे परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड होगा, जो आगे के 2-3 क्वेश्चंस आएँगे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। अब इसमें हमें क्या दिया है, हमें एक क्वेश्चन दिया है, यानी कि हमें डिस्पोजेबल इनकम वाई इज़ जीडीपी। तो हमें जीडीपी में अलग-अलग इनकम निकालने हैं, या आगे के क्वेश्चन मल्टीप्लायर निकालने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने की व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इनकम। तो हमें लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन पता है तो वाई किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस टी के, यानी कि इन्वेस्टमेंट सी प्लस, यानी कि हमारा ये किसके इक्वल होगा, सी प्लस आई प्लस जी। और ये मैंने टैक्सेस का जो अलग ऐड किया है इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे इसमें आएगा वाई डी में। तो y इक्वल टू सी, हमें c का ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है। तो c का इक्वेशन क्या है, 25 प्लस 0.8 और वाई डी का मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। हम कैसे निकालते हैं, अपने पूरे इनकम में से जब हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम निकल आती है। और प्लस हमारा ये गवर्नमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो आई और जी मैं अभी ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 25 प्लस 0.8 था, और हमें टी क्या दिया हुआ है, तो नेट टैक्सेस फिक्स्ड है 100। उसके बाद हमें क्या-क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, जी हमें 75 दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट हमें 100 दिया हुआ है। तो प्लस 100 प्लस 75, और ये हमें टी कितना दिया हुआ है, 100 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 100 रख लेंगे। अब हम इसको इक्वेशन को और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये ब्रैकेट में है ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, 25 को ऐसे ही लिखेंगे, 0.8 वाई, तो 0.8 वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो क्या होगा 0.8 वाई। फिर ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब ये जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस ही होगा, और टी की वैल्यू क्या है 100, और हम 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। फिर प्लस 100 ऑलरेडी है और 75 ये हमारा ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस हमें सिर्फ अननोन जो वेरिएबल है एक y, यही यहाँ पे है, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो y माइनस 0.8 वाई, अब जितनी भी वैल्यू है इसको हम इसी तरह से एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर 100 में से 80 माइनस होगा तो 20 आएगा, 20 और 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 75 प्लस 25 100, और 100 और 20 120, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 120 आ गया। अब हमने इसको माइनस किया तो क्या हो गया, 0.2 वाई। हमें y ही निकालना था, इक्विलिब्रियम लेवल ही हमें निकालना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को यहीं पे रखेंगे और ये 120 अपॉन 0.2 से डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और ये 0 0, तो यानी कि y इनकम हमारा कितना आ गया 600 का। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, 600। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकम 600। वैसे ही हमें देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, ये हिंदी में है, हिंदी के भी स्टूडेंट देख लेंगे, बाकी सेम कैलकुलेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लायर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, 1/1 माइनस MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख लेते हैं कितना है। देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा क्या होता है,
जो भी हमारे डिस्पोजेबल इनकम के साथ मल्टीप्लाई होता है उसी को हम बी बोलते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसी को बोलते हैं। तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 0.8। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, चलिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी जो कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है 1/1 माइनस 0.8। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं सॉरी इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 100/2 यानी कि हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना आया है 5। अब हम चलते हैं टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 5 आ गया, अब हमें टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है। तो टैक्स मल्टीप्लायर का अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है -b/1 -b। बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कितना था 0.8। अब सेम एज इट इज आप 0.8 यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 1 - 0.8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -0.8 अपॉन 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 2 4 जा 8, तो -4। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस तीनों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है, तो सेम ट्रिक अपनाएंगे, जो हमें पता होगा हम उसको मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो हमें सबसे, अगर आप इधर देखें सपोज आपको कुछ आता नहीं है लेकिन आपको फिर भी इसको करेक्ट करना है, तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो हमने बहुत बार पढ़ा है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया है, मोडिगिलियानी एंड एंडो ने। तो एंडो एंड मोडिगिलियानी आपने कर लिया सी का फर्स्ट। अब देखिए आपने सी का फर्स्ट किसमें है, सी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें है और किसी में सी का फर्स्ट नहीं है। तो यानी कि आप ऐसे बिना किसी और ऑप्शन को किए आप सेकंड मार्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को ये नहीं आता है कि सी सी लाइफ साइकिल नहीं आता है, किसी बच्चे को आता है एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लायर दिया है सैमुअल्सन ने, तो उससे भी वो कर सकता है ए का थर्ड और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑड एंड इवन करके भी कर सकते हैं और जो आपको पता है वो भी कर सकते हैं। अब इफिशिएंसी वेज मॉडल आप ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं कि एकरलॉफ एंड एलन का है और कैम्ब्रिज अप्रोच मार्शल एंड एसीपीयू का है, तो ये ईजी था वैसे, लेकिन फिर भी आप ये ट्रिक अपना सकते हैं जिसको आपको पता है उस तरीके से। यहाँ पे हिंदी में है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज। अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या क्या होता है, पहले आप ऑप्शन में पढ़िए, पहले आप ये सोच लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या क्या होगा। तो मनी सप्लाई बढ़ने से कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो होती है ना। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। अब मनी सप्लाई कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है दो तरीके होते हैं, एक तो मॉनेटरी मेजर्स और एक गवर्नमेंट अपने मेजर्स या टूल्स अपनाती है। या तो गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, या तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए तो बहुत सारे जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं वो उसको कम कर दी जाती है, तो इंटरेस्ट रेट को हम कम कर देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है और बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो लोन लेते हैं यानी कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। तो इस तरीके से जब हम सोचेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो क्या रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो नो, मनी सप्लाई बढ़ने से गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर क्या लिखा है, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट सो दैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, यस दिस इज करेक्ट। अब ये कैसे करेक्ट हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कुछ टूल्स लेती है, टैक्स या एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और या तो मॉनेटरी मेजर्स में क्या होते हैं, अलग अलग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे कम कर दिए जाते हैं। तो लोअरिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि ये सब कम करने की वजह से इंटरेस्ट रेट कम करेगी बैंक, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो मनी सप्लाई होने की वजह से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कब इंक्रीज होती है, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है और इंटरेस्ट रेट हमारा कम रहता है, तब जाके हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टिंग रिड्यूसेस, ये इसका जस्ट अपोजिट बात कर रहे हैं, जो कि गलत है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इंक्रीज होती है, लेकिन हमें बताना है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज क्यों होगा, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द लॉन्ग टर्म क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज from imbalance between the skill and the other characteristics of workers in the market and needs to employers is known as। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाँ, एक तो हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो चारों होते ही हैं। साथ में साथ एक फेमस है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी होता है। तो अभी तो वो हमारे पास नहीं है ऑप्शन में, तो उसकी बात नहीं करेंगे, इन सबकी मैं बारे में बता दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारे बिजनेस साइकिल से रिलेट करता है, जब हमारा डिप्रेशन आता है मार्केट में या रिसेशन आता है, उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जब कोई जॉब चेंज कर रहा है उसके बीच में, या जॉब देख रहा है, तो एक एक जॉब से, यानी कि एक जॉब से दूसरे जॉब में जो स्विच कर रहा है, उस स्विच करने के टाइम सपोज उसको 2 और 3 महीने जॉब नहीं मिली, वो जॉब ढूंढ ही रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जिसमें हमारा स्किल, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसे मैच नहीं कर पाता। सपोज अब एआई का जमाना आ गया है,
एआई से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स है मार्केट में, लेकिन लोगों की स्किल अभी डेवलप नहीं हुई है कि वो एआई को अच्छे तरीके से सीख सकें या वो कर सकते हो। अभी स्किल नहीं डेवलप है, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं पा रहे हैं। उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा हावी हो गया है और जो हमारी स्किल है अभी भी उसके एप्रोप्रिएट नहीं है, इसकी वजह से हम जॉब नहीं पा रहे हैं। उसी को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अक्सर एग्रीकल्चर में देखा जाता है कि एग्रीकल्चर के कुछ पीरियड जब हमारा जब हमारा मतलब खेतों में अनाज बिकने लगते हैं, उस टाइम हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रहता है, बाकी के टाइम में हमारा नहीं रहता है, तो वो सीजन वाइज चलता है, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसमें हमारा वर्कर मार्केट एंड नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या जहाँ पे स्किल और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट के काबिल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इनकम फॉल्स कंजम्पशन डिक्लाइन बट प्रोपोर्शनेटली लेस देन द डिक्रीज इन इनकम बिकॉज कंज्यूमर डिजायर टू सस्टेन प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखिए, ये हमें जो ये स्टेटमेंट है, ये ड्यूजनबेरी ने अपने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में दिया था, अगर आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा इफेक्ट है ये। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं अपने अपने उस पे, लेकिन ऐसे इफेक्ट को जब हमारी इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन देखा जाता है कि हमारी इनकम जब मतलब हमारी जब इनकम ज्यादा थी तो हम उस हिसाब से कंजम्पशन कर रहे थे, ठीक है। आप स्टार्टिंग से समझिए, इनकम ज्यादा थी तो हम उस हिसाब से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन जॉब चली गई या आप बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, तो आपकी इनकम फॉल हो गई, लेकिन आपका कंजम्पशन उस इक्वली फॉल नहीं हुआ। आपका कंजम्पशन अभी भी उतना ही है जितना आपने पहले आपका था। तो वैसे इफेक्ट को हम रेचेट इफेक्ट बोलते हैं, जो कि ड्यूजनबेरी ने दिया था। तो इसको हम रेचेट इफेक्ट बोलते हैं, जब हमारी इनकम उस हिसाब से फॉल होती है लेकिन हमारा कंजम्पशन डिक्लाइन नहीं होता है। यानी कि व्हेन कंजम्पशन डज नॉट फॉल इन प्रोपोर्शनेट टू इनकम फॉल, इट मींस हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा और हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम रेचेट इफेक्ट बोलते हैं। अब कई लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें क्या अंतर है, जब आपको इनकम एंड कंजम्पशन का दे दिया जाए रिलेशन और उसके बाद बोले कि कौन सा इफेक्ट है, तो आप रेचेट इफेक्ट डालेंगे। लेकिन आपको अगर ये बोला जाए कि किसी आदमी के फैशन को देख के किसी ने कोई उसको देखा देखी, जैसे किसी ने एप्पल का मोबाइल ले लिया, उसके पास उतनी औकात थी, लेकिन दूसरे ने उसके देखा देखी उसके कंपटीशन में ले लिया, जबकि उसकी औकात भी नहीं है उतनी कि वो ले सके, लेकिन फिर भी कंपटीशन में उसने ले लिया दिखाने के लिए, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कर दिया होगा इस क्वेश्चन में, बट रेचेट इफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफिशियंसी वेज मॉडल द रियल वेज इज अ सेट टू। तो इफिशियंसी वेज मॉडल में रियल वेज क्या होता है, तो इफिशियंसी वेज मॉडल का जो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से डिपेंड करता है। पहले तो हम इसके ऑप्शन को देखेंगे, तो इफिशियंसी वेज मॉडल कब होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज अपनी इफिशियंसी को हम मैक्सिमाइज कर ले पर वर्कर जो जितना गुड्स, मतलब हम सॉरी मुझे थोड़ी खांसी है तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जा रही है। जब हम अपनी इफिशियंसी को मैक्सिमाइज कर देते हैं, जितना हमने वर्कर को पे किया है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हम जितना वर्कर को पे कर रहे हैं उसके एकदम मैक्सिमाइज करके हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इफिशियंसी वेज मॉडल। यानी कि हमने जो वेज दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है या इफिशियंट प्रोडक्शन किया है, उसी को बोलते हैं इफिशियंट वेज मॉडल। अब यहाँ पे मिनिमाइज द इफिशियंसी ऑफ वर्कर, तो बिल्कुल गलत है। मिनिमाइज क्यों करना है, इफिशियंसी है ना, तो मैक्सिमाइज करेंगे हम इफिशियंसी वर्कर की। क्लियर द लेबर मार्केट, नो, नॉट टू क्लियर द लेबर मार्केट, इसका कोई वही नहीं बनता है। मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर पर रुपीज ऑफ रियल वेज रिसीव, तो यस, जितना वो रियल वेज रिसीव कर रहा है उस हिसाब से जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी वर्कर की, उसी को हम इफिशियंसी वेज मॉडल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाई फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इकोनॉमिक्स मीन्स। तो फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट या क्राउडिंग आउट सिचुएशन कब होती है, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो बाहर से क्राउड आउट हो गए, मतलब जो क्राउड था इन्वेस्टमेंट का प्राइवेट वाले वो आउट हो गए, उसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं। अब इसी को बोल दिया, एक टर्म जोड़ दिया, फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट हम कब बोलेंगे, जब हमारा जो गवर्नमेंट बोरोइंग है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के लिए इतना ज्यादा बोरो कर रही है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो ड्राइव्स अप, यानी कि बढ़ गया है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये हमारी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ही की जाती है। इसमें बोला है क्रेडिट रैशनिंग, तो क्रेडिट रैशनिंग दूसरा तरीका होता है, ये इसका पार्ट नहीं है क्राउडिंग आउट का। और व्हाट गवर्नमेंट बोरो कैन नॉट बी यूज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये जो भी गवर्नमेंट बोरो करती है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये
मतलब ये हमें पूछ रहा है, बता नहीं रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल ऑन कमर्शियल बैंक लैंडिंग, तो नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट करती है कंट्रोल, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, एन इंक्रीज इन फिजिकल स्पेंडिंग लीड्स टू, यानी कि फिजिकल स्पेंडिंग से क्या होता है। तो अगर फिजिकल स्पेंडिंग हम लीड करेंगे, अभी हमें यहाँ पे फिलिप्स कर्व के बारे में मूवमेंट्स दिया है, पूछा है, तो पहले तो फिलिप्स कर्व का रिलेशन देख लेते हैं। तो फिलिप्स कर्व हमारा इस तरीके से बनता है, यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है और यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन, यानी कि ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के इनवर्स रिलेशन को बताता है फिलिप कर्व। तो अगर फिजिकल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी तो स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से हमारा जो ये फिलिप कर्व है इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हमारा क्या हो जाएगा, पहले ये था, ये हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा घट जाएगा, यानी कि ये हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर हम इस तरीके से करें तो पहले हम यहाँ पे थे और फिर बाद में अगर हम देखें यहाँ से तो इस तरीके से, या अगर हम इसी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे देखें तो भी हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा ही है पहले के कंपैरिजन में। तो फिजिकल स्पेंडिंग इंक्रीज होने से हमारा फिलिप कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। चौथा जो है नन ऑफ द एबव है, यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये हिंदी में दिया हुआ है, ये दोनों यहाँ पे बढ़ती है बेरोजगारी और यहाँ पे बेरोजगारी में गिरावट आती है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसा नहीं, कुछ भी मतलब गलत होगा। यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट सेम है एकदम, सिर्फ इन्फ्लेशन वो हो रही है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो फिलिप कर्व है वो दाई ओर अंतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट एन इकोनॉमी बिगिंस इन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम देन टैक्सेस आर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस। तो देखिए हमें इसको ना ध्यान से समझना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में टैक्सेस डिक्रीज हो रही हैं, तो टैक्सेस डिक्रीज होने से क्या क्या चीजें होती हैं, टैक्सेस कब हम डिक्रीज करते हैं, तो टैक्सेस गवर्नमेंट तब डिक्रीज करती है जब वो चाहती है कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें, यानी कि मनी सप्लाई हमारे उसमें, तो टैक्सेस वो डिक्रीज करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में जब टैक्सेस डिक्रीज की जाती है तो उससे रिजल्टेड चेंज क्या होती है, तो टैक्सेस डिक्रीज होने की वजह से रिजल्टेंट चेंज यही होगी कि टैक्सेस डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, मार्केट और एक्सपैंड करेगी, यानी कि एक्सपेंशन होगा मार्केट का, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी होगा मार्केट में, क्योंकि मनी सप्लाई सबके पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं टैक्सेस कम होने की वजह से। तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन एक्सपेंशन तो होगा लेकिन डिफ्लेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा ना कि रिसेशन, एक्सपेंशन तो होगा, इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अगर जब ऐसी सिचुएशन आए तो पहले से आप सोच लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या क्या होता है, तो जब जो वही चीजें हमें देखनी है, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप यहाँ तक सोच ही नहीं पाएंगे। तो पहले आप सोच लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या क्या चीजें होती हैं, तब जाके आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब आता है रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस किसने दिया है, ये आप मुझे होम मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देखती हूँ आपको आता है या नहीं। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस किसने दिया है ये जरूर बताइएगा, और रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में क्या क्या होता है मैं बता दे रही हूँ। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का मतलब ही है कि जो लेबर्स हैं उनको ऑलरेडी मार्केट के बारे में पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस वजह से वेजेस बढ़ रहे हैं, इससे हमारा कुछ अपना फायदा नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी उसको पता है मार्केट के बारे में, वो फोरकास्ट कर पा रहा है अच्छे से मार्केट को, और वो फ्यूचर इन्फ्लेशन के बारे में कंसर्न है, वो रेट जानता है, उसको हम रेशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेशनल एक्सपेक्टेशन में देख लेते हैं हमें क्या है, कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेटिंग द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द फ्यूचर। तो हम ओवर एस्टिमेट नहीं करते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशन में हम एक्जैक्टली एस्टिमेट कर लेते हैं और करेक्ट ही करते हैं। ऑलवेज करेक्ट, तो हम देखिए कोई भी चीज़ ऑलवेज करेक्ट नहीं होती है, अगर करेक्ट आता तो शायद ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट ऑलवेज करेक्ट होगा, सपोज मतलब लोगों से गलतियां भी हो सकती हैं, बट ये माना गया है कि रेशनल एक्सपेक्टेशन में मैक्सिमम करेक्ट होते हैं। कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेटेड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, नो। आर करेक्ट ऑन एन एवरेज, येस ऑन एन एवरेज वो करेक्ट होते हैं, बट सब्जेक्ट टू एरर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। ऑन एन एवरेज तो वो करेक्ट होते हैं लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां उनसे हो जाएं। ये जब हम रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें बताया ही गया है कि जो हमारे लेबर हैं या जो वर्कर्स हैं वो ऑन एन एवरेज करेक्ट फोरकास्ट करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में और वेज बढ़ने के बारे में, लेकिन हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हो जाए जो कि रैंडम है वो, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ऑलवेज बोला है, अरे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए परफेक्शन की बात तो इस हाइपोथेसिस में की नहीं जाएगी कि एकदम करेक्ट ही होते हैं सारे वर्कर्स, एकदम सब कुछ करेक्ट एंटिसिपेट कर लेते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, द अकाउंटिंग एक्सपोजर एंड, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में क्या क्या चीजें होती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या हो सकता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में कई तरह की रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। पहला कि ट्रांजेक्शन एक्सपोजर ऐसे रिस्क को बोलते हैं जिसमें हम हमारा जो एक्सपोजर है ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है, तो फॉरेन रिस्क में हम कई तरह के ऐसे
जैसे इस फ्यूचर मार्केट में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक मार्केट में किया, तो हम कुछ फ्यूचर को देख के जो रिस्क हम लेते हैं वो भी फॉरेन रिस्क का पार्ट है। अकाउंटिंग एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज में अकाउंट से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं, जो जो हम इनको एक्सपोज करते हैं, जाके हम वहाँ पे एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे फॉरेन रिस्क में इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ एक जो और रिस्क है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपोजर। ऐसा कुछ होता नहीं है, रिजिडिटी भी नहीं होती है। ट्रांसलेशन होता है और इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है, लेकिन ट्रांसलेशन एक्सपोजर जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में नहीं होता है। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है, हम उसको बोलते हैं जब कोई भी एग्जिस्टिंग नेट अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स ये करेंसी से रिलेटेड है। ये जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, ये सॉरी, ये करेंसी नहीं, ये बुक वैल्यू और इन सब चीज़ से रिलेट करती है। इसमें असेट्स एंड लायबिलिटी हम देखते हैं फॉरेन करेंसी की, जिस फॉरेन करेंसी की अकाउंटिंग एक्सपोजर से मतलब अकाउंटिंग एक्सपोजर भी इसका एक पार्ट होगा। तो हमें ऑलरेडी अकाउंटिंग एक्सपोजर दिया तो हम इसको नहीं लेंगे। बाकी ये सब भी होते नहीं है। इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है जो कि फॉरेन रिस्क का पार्ट होता है। अब इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है? वैसा रिस्क जो एसोसिएट करता है हमारे प्रेजेंट वैल्यू, हमारे फर्म के प्रेजेंट वैल्यू के चेंजेस से, जो कि असेट एंड लायबिलिटी के अकाउंट पे होती है। यानी कि अगर हम इसको पूरी तरह से डिफाइन करें तो द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड असेट और लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो फॉरेन रिस्क जो हमारा है, तीन तरह के एक्सपोजर इसमें इन्वॉल्व होते हैं: ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, अकाउंटिंग एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्री पिलर ऑफ एशियन स्पेसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम APEC भी बोलते हैं। अब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक एक्सपोजर, जैसे अगर आप देखिए तो बहुत अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं। जैसे शार्क हो गया, WTO हो गया, या कई सारे हैं ग्रुप्स। मतलब पैसिफिक वाले अलग, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो इस तरीके के कई सारे ग्रुप्स होते हैं। उसी ऐसे ही ग्रुप्स का एक ग्रुप का नाम है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको पहली बार बनाया गया था 1989 में, जिसमें इनिशियली जो थे 12 मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक मेंबर्स थे, 12 इकोनॉमीज के मेंबर्स थे, लेकिन बाद में एक्सटेंड करके 21 मेंबर्स हो गए थे। जो इसका मेन मोटो है वो क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। लेकिन इसके थ्री पिलर्स हैं। थ्री पिलर्स में क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ बिजनेस फैसिलिटेशन भी दिया जाए मतलब मेंबर्स कंट्री को, और उसके बाद इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन भी हो मेंबर्स कंट्री में। किसी भी तरह का मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं होगा इसमें। तो ABC हमारा करेक्ट हो जाएगा, ABC ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हिंदी में है, हिंदी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटी एवं नॉन ट्रेड इक्विलिब्रियम। तो नॉन ट्रेड इक्विलिब्रियम के ऊपर जब हमारी कमोडिटी जाती है, एक्सेस सप्लाई होती है इस इक्विलिब्रियम के ऊपर एक्सेस सप्लाई होती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो हमारा इंपोर्ट डिमांड ऑफ द कमोडिटी नहीं, एक्सपोर्ट सप्लाई एंड इंपोर्ट डिमांड नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। तो BOP के दो अकाउंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम करंट अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है? करंट अकाउंट में जो तीन मेन चीजें होती हैं वो क्या है? मर्चेंडाइज अकाउंट होता है इसमें, इनविजिबल अकाउंट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो मर्चेंडाइज या हम उसको विजिबल अकाउंट भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। यहाँ पे इनविजिबल अकाउंट और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कमर्शियल बोरोइंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि FDI, FPI। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स के पार्ट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम ये किसके पार्ट होंगे? इनकम की बात हो रही है ना इसमें, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट है। ये इनविजिबल ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। प्राइवेट ट्रांसफर ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। कैपिटल अकाउंट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बोरोइंग है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी भी तरह का अगर हम कमर्शियल उधारी मांगते हैं IMF से हो या वर्ल्ड बैंक से हो, तो वो सारी कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनबैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ट्रांसफर पेमेंट। अभी बताया ट्रांसफर पेमेंट करंट अकाउंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है GT - AT अपॉन 1 - AT, और हमें यहाँ पे G की वैल्यू दी हुई है, AT की वैल्यू दी हुई है, और हमें बताना है T की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए, ये जो वैल्यू दी हुई है बस हमें G में रख देना है। तो G में हम रख दे रहे हैं T हमें फाइंड करना है। G की वैल्यू दी हुई है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपॉन 1 - AT, ये T ही है। G की वैल्यू हमें 0.3 दी हुई है, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ए टी की वैल्यू 0.8 दी हुई है, टी ए की वैल्यू 0 दी हुई है अपॉन 1 माइनस 0.8। तो अगर हम इसको देखें तो टी अगर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, 1 से माइनस करेंगे इसको तो ये आएगा 0.2। ठीक है, अब इस 0.2 को इस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू टी। तो 2 3 ज़ा 6, नहीं एक सेकेंड, तो ये टी माइनस ये हो गया। अब टी माइनस ये 0.8 है ना, हाँ टी माइनस ये हमने कर लिया 0.3, 0.8 और ये 0.6 हो गया। अब इस वैल्यू को हमने रख लिया तो 0.6 वैल्यू आ रही है और 0.6 तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में 0.6 दिया नहीं है। जब ऑप्शन में 0.6 ना दिया हो तो उस कंडीशन में एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम। हमें जी की वैल्यू 0.3 दी हुई है, टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू 0.8 दी हुई है और इस टी और आई की वैल्यू 0 दी हुई है और अपॉन 1 माइनस 0.8। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो यानी कि टी माइनस 0। ओके ओके, और ये 0.3 तो और इसको माइनस करेंगे तो 0.2। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.3 और 0.2 हमारा हो जाएगा 6, 0.6 हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोविजन अंडर द मेंबरशिप क्लॉज ऑफ आईएमएफ इज दैट एनी कंट्री कैन बिकम अ मेंबर। तो यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसा क्या प्रोविजन है जिसमें कोई भी कंट्री आईएमएफ का मेंबर बन सकता है। तो आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जो प्रोविजन है कि आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर होने चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का सबसे पहले तो वो मेंबर होगा, तभी वो आईएमएफ के मेंबर के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ कुछ सब्सक्रिप्शंस होते हैं, यानी कि कुछ पैसे देने पड़ते हैं हम आईएमएफ को मेंबरशिप लेने के लिए। तो एक सब्सक्रिप्शन होता है। अब सब्सक्रिप्शन कैसे डिसाइड होता है कि सब्सक्रिप्शन डिसाइड होता है कि अलग अलग कंट्री का जो वेल्थ है उससे डिफाइन होगा कि उस कंट्री को कितना देना होगा आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए। तो जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर, डब्ल्यूटीओ नहीं, वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो और सब्सक्रिप्शन इन गोल्ड, नहीं गोल्ड जरूरी नहीं कि गोल्ड में ही सब्सक्रिप्शन ले, कंट्री बिलोंग टू द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ नहीं वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो और वो सब्सक्रिप्शन देने को भी तैयार हो। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी यूएनओ का मेंबर नहीं है। इसका हिंदी है यहाँ पे वर्जन। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू बी स्टेबल, द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी। तो देखिए, जब हमारा मार्शल लर्नर ने 3 कंडीशन दिया था, तो मार्शल लर्नर की पहली कंडीशन ये है कि जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट ये ग्रेटर होना चाहिए 1 के, तब ये कहलाएगा स्टेबल प्लस मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही होगी कंट्री। अगर इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट 1 से कम है तो वो अनस्टेबल होगी और वो इम्पोर्ट कर रही होगी, और जब 0 होगा तो वो इक्वल होगी। तो हमारा यहाँ पे पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट स्टेबल के लिए और एक्सपोर्ट शुड बी, तो एक्सपोर्ट हमेशा मोर देन 1 होगा, तब जाके मार्शल लर्नर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश की, अराउंड 32 33। अब हम बाकी की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।